everyone, I once again welcome you all on Lovita's YouTube channel. आज हम बात करेंगे रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में। हम इन दोनों के बीच के अंतर को देखेंगे और हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो हमारी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कौन से ऐसे रूल्स को ले डाउन किया है फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड ऑफ दीज फॉरेस्ट। So without any further delay, let's just deal with the topic. तो being a law student, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को ले डाउन किया गया है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ ऐसे आइडियल्स को बताते हैं जो कि किसी भी स्टेट को अपने माइंड में रखना चाहिए जब भी वो कोई न्यू पॉलिसी को बना रहे हैं या फिर कोई भी नया लॉ लेके आ रहे हैं। इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर रिकमेंडेशंस हैं स्टेट के लिए जब भी वो किसी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से डील कर रहे हो। तो इसी के तहत 1976 में भी एक अमेंडमेंट लाया गया था, दैट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसके थ्रू एक नया डीपीएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज आर्टिकल 48A। एंड साथ ही साथ इसी अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी में भी एक न्यू ड्यूटी को ऐड किया गया था, दैट वाज आर्टिकल 51AG। सो अगर हम बात करें आर्टिकल 48A की तो वो कहता है कि स्टेट को सारे ही मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो जो इन्वायरमेंट है उसका संरक्षण कर सके, उसको डे बाय डे कैसे बेहतर बनाया जा सके उसके रिगार्डिंग स्टेप्स ले सके, एज वेल एज जो हमारा फॉरेस्ट है, जो हमारा उससे रिलेटेड वाइल्ड लाइफ है उसको भी सेफ गार्ड कर सके। एंड ऑन दी अदर साइड नॉट ओनली द स्टेट्स बल्कि जो हम इंडियन सिटीजन्स हैं उनके ऊपर भी एक ड्यूटी लेवाई की गई है कि हर इंडियन नागरिक की ये ड्यूटी है कि वो अपने आसपास मौजूद नेचुरल इन्वायरमेंट इन द सेंस कि चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर हो, वाइल्ड लाइफ हो या फिर कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, इनका प्रोटेक्शन करे, इनके इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचे। तो अगर हम इन दोनों ही प्रोविजंस को एनालाइज करें तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि स्टेट एज वेल एज सिटीजन दोनों ही एक ऑब्लिगेशन के अंडर में है कि वो प्रोटेक्ट करे, वो सेफगार्ड करे फॉरेस्ट को, अपने से एसोसिएटेड नेचुरल इन्वायरमेंट को, ताकि हमारा जो एक इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको हम अचीव कर सकें। इनिशियली जो फॉरेस्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो हमारे स्टेट लिस्ट में प्रोवाइडेड था अंडर एंट्री 19 इन लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल, लेकिन लेटर ऑन इंडियन पार्लियामेंट ने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस करते हुए इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया बाय द वेरी सेम अमेंडमेंट, दैट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसके थ्रू इंडियन पार्लियामेंट ने फॉरेस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, जिसका मतलब है कि अब स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों ही इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉज बना सकता है, उनको इनैक्ट कर सकता है। लेकिन अभी भी जो हमें यहाँ पे एक चीज़ मतलब एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो स्टेट है हमारा वो कभी भी फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि सेंटर के लॉ को एब्रोगेट कर रहा हो या फिर उसके कॉन्सोनेंस में ना हो। तो जो दोनों ही जो लॉज बनेंगे वो एक दूसरे के साथ हार्मनी बनाए रखेंगे, ऐसे लॉज बनेंगे। कभी भी स्टेट सेंटर के अगेंस्ट में जाके लॉज नहीं बना सकता है, उनको इनैक्ट नहीं कर सकता है। तो इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज या इन्हीं प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने कुछ लेजिस्लेशंस को इनैक्ट किया था इंडिया में। एंड जो वेरी फर्स्ट लेजिस्लेशन था दैट वाज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। एंड लेटर ऑन इसको तमाम तरीके के अमेंडमेंट्स इसमें लाए गए, एंड इसको रिपील किया गया और रिप्लेस किया गया बाय द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। अगर हम बात करें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 की तो ये 4 तरह के फॉरेस्ट के साथ डील करता है, नेमली रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड नॉन गवर्नमेंट फॉरेस्ट। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ऐसी क्या नीड है
जिसकी वजह से हमें इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको कंजर्व करके रखना चाहिए। तो देखिए, फॉरेस्ट एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये हमारी नेशनल वेल्थ का भी एक वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है। एंड अगर हम इंटायर वर्ल्ड के लैंड की बात करें तो ऑलमोस्ट 40% जो लैंड है वो इन फॉरेस्ट के द्वारा ही कवर किया गया है। एंड मोर ओवर फॉरेस्ट हमें तमाम तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करता है, लाइक फूड प्रोवाइड करता है, वुड प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एसेंशियल ऑयल्स या कॉस्मेटिक आइटम बनाने के लिए कुछ सामान, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करता है। इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स या फिर कोई भी अलग तरीके का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। मोरोवर फॉरेस्ट एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखता है इन्वायरमेंट में, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। एंड लास्टली फॉरेस्ट एक एस्थेटिक व्यू में भी हेल्प करता है। लाइक किसे नेचुरल ब्यूटी, लश ग्रीन फॉरेस्ट किसे 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 नहीं पसंद है, सबको पसंद होते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों की वजह से वी कैन से कि फॉरेस्ट का कुछ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इम्पोर्टेंस है और इसी वजह से हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इसे कंजर्व करके रखना चाहिए। तो आइए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के डिफरेंसेस को। तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट की, तो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी फॉरेस्ट लैंड को या फिर वेस्ट लैंड को डिक्लेयर कर सकती है एज अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। एंड इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट ही किसी भी फॉरेस्ट लैंड को या फिर वेस्ट लैंड को जो कि एक रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है उसको डिक्लेयर कर सकती है एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसमें कि उस गवर्नमेंट का कुछ प्रॉपराइटरी राइट हो या फिर उस फॉरेस्ट के कुछ पार्ट के ऊपर उसका कुछ राइट हो। फॉरेस्ट लैंड एक बहुत ही बड़ा, लार्ज, एक्सटेंसिव सा एरिया होता है जो कि प्राइमरीली एग्रीकल्चरल या फिर अर्बन लैंड के लिए यूज़ नहीं किया जाता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए ये एक प्रकार का डोमिनेंट ट्री कवर डेवलप हो जाता है। एंड अगर हम बात करते हैं वेस्ट लैंड की, तो वेस्ट लैंड एक डिग्रेडेड, बैरन या फिर एम्प्टी टाइप का लैंड होता है जो कि नॉर्मली कल्टिवेशन के पर्पस से सूटेबल नहीं होता है। फर्दर अगर हम बात करते हैं अलाउड एक्टिविटीज़ की इन दोनों फॉरेस्ट में, तो हम देखते हैं कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पे एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेजिंग, लम्बरिंग या फिर हंटिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है जनरली बैंड होती हैं और इनको एक्सरसाइज करने के लिए एक अलग से परमिशन लेनी पड़ती है और ये परमिशन सिर्फ इन द मोस्ट इमरजेंसी सिचुएशंस, बहुत अटमोस्ट नीड है तभी ये परमिशंस प्रोवाइड की जाती है। अदरवाइज एज अ जनरल प्रैक्टिस आमतौर पे ये परमिशन अलाउड नहीं दी जाती है और इस तरह की एक्टिविटीज़ रिजर्व फॉरेस्ट में बैन होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी लीनियंसी होती है, थोड़ी सी लिबर्टी दी जाती है एंड जो एक्टिविटीज़ है लाइक हंटिंग, पोचिंग, ये सब चीज़ें अलाउड होती हैं, लेकिन ये अलाउड उनके लोकल इन्हाबिटेंट्स को ही होती है, ये सबको अलाउड नहीं होती है। उस फॉरेस्ट के एजेस पे लाइक उसके बॉर्डर्स पे जो विलेजेस बसे हुए होते हैं, जो वहाँ के इन्हाबिटेंट्स होते हैं, जो कि बहुत सालों से, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सैकड़ों हज़ारों साल से वहाँ रह रहे हैं, उन्हीं को ये राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड वो भी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, ताकि कोई भी स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर ना हो जाए, वो लाइक एक्सटेंट ना हो जाए, वहीं तक ये परमिशंस अलाउड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों ही फॉरेस्ट के पर्पसेस के बारे में। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोडाइवर्सिटी और रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुंदरबंस की बात करते हैं विच इज़ इन वेस्ट बंगाल, तो ये एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है और ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी तरह के एनिमल्स सच एज रॉयल बंगाल टाइगर्स हो गए या क्रोकोडाइल्स हो गए या कुछ रेयर बर्ड स्पीशीज़ हो गए, इनका एक तरह से होम प्रोवाइड करता है और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है ताकि हम डिफॉरेस्टेशन एंड पोचिंग जैसी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकें
एंड मोर ओवर यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के इन्हाबिटेंट्स हैं लोकल, उनको बहुत ही ईजिली अलाउड नहीं होता है कि वो उस फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, उनको ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकें। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनका प्राइमरी गोल होता है कि वो रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन को रोके और उनको सस्टेनेबली यूज़ कर सके। अब अगर हम इन दोनों फॉरेस्ट के एक्सटेंट की बात करते हैं, तो रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया का आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो उसको कवर करता है। एंड जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स में पाए जाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड जो हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया उसका एटलीस्ट 1/3 कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन फॉरेस्ट के कन्वर्जन की टू नेशनल पार्क्स, तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो ईजिली कन्वर्ट नहीं होता है, ईजिली क्या जनरली वो कन्वर्ट ही नहीं होता है टू नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बिकॉज जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ कर देता है इन द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो पार्क्स हैं, जो सेंचुरीज हैं, वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन के साथ होते हैं, वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं। एंड मोर ओवर इनका जो कन्वर्जन है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। एंड इसीलिए इनका जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एंड यूजुअली प्रैक्टिकल तौर पे ये पॉसिबल नहीं होता है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो कुछ एडिक्वेट फंडिंग के साथ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन फॉरेस्ट के मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग। तो एक बात आप अपने ध्यान में रखिएगा कि टिपिकली जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी एरिया को डिक्लेयर करने के लिए एज अ रिजर्व या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, लेकिन इन लैंड के ऊपर की जो ओनरशिप होती है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रिटेन किया जाता है। एंड अगर हम बात करते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट की, तो वो स्टेट के द्वारा मैनेज की जाती है, स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के द्वारा मैनेज की जाती है। एंड इनके रूल्स जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू दी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और अगर हम ऑन दी अदर हैंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट्स ही इन फॉरेस्ट को मैनेज करती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हद तक लिबर्टी प्रोवाइडेड होती है, लीनियंसी प्रोवाइडेड होती है, ताकि वहाँ के जो डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो लोकल इन्हाबिटेंट्स हैं, आसपास के जो सराउंडिंग पीपल जो उस फॉरेस्ट के एजेस पे रिसाइड कर रहे हैं, वो उस फॉरेस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सके ताकि उनकी जो आजीविका है वो आगे बढ़ सके। सो विद दिस हमारे डिफरेंसेस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के उन रूल्स के बारे में जो कि ले डाउन किए गए हैं ताकि इन फॉरेस्ट को रेगुलेट किया जा सके, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जो पहला रूल है वो बात करता है कटिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की। कोई भी व्यक्ति अगर जंगल से लकड़ी, फायरवुड या और प्रोडक्ट्स काटना, प्रोसेस करना या ले जाना चाहता है तो उसके लिए परमिट लेना मैंडेटरी होता है। और इस परमिट में मेंशन होता है कि कौन से पेड़ को कट करना अलाउड है, कितनी क्वांटिटी ले सकते हो, या कैसे कट करना है, क्या सस्टेनेबल मेथड होगा किसी भी पेड़ को कट करने का। ये सारी ही चीज़ें इस परमिट सिस्टम में प्रोवाइडेड होती हैं। नेक्स्ट रूल जो इसके तहत ले डाउन किया गया है दैट इज़ परमिट्स फॉर लोकल यूज़। तो जो इन फॉरेस्ट के आसपास के जो पीपल होते हैं, जो उनके लोकल पीपल होते हैं, उनको स्पेशल तरीके के कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन परमिट्स के थ्रू, ताकि वो उन फॉरेस्ट में जो भी वुड है, फायरवुड है या फिर कोई भी अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको वो कलेक्ट कर सके और अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको उपयोग कर सके। एंड फॉर जो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस है इसकी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है सेक्शन 2 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। ये जो रूल्स ले डाउन किए जाते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये परमिट्स को मतलब कौन से मैनर में इनके लिए अप्लाई करना है और इन परमिट्स की वैलिडिटी क्या होगी, एंड कैसे जब भी कोई फॉरेस्ट ऑफिसर डिमांड करे तो इन परमिट्स को उन व्यक्तियों को जो परमिट होल्डर होते हैं उनको शो करना होता है। नेक्स्ट रूल जो है वो बात करता है परमिट फॉर कमर्शियल यूज़ की।
तो बिजनेस या लार्ज स्केल कलेक्शन के लिए परमिट लेना कंपलसरी होता है। एंड ये जो परमिट होल्डर्स होते हैं इनको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि उन्होंने क्या कलेक्ट किया, क्या ट्रांसपोर्ट किया। एंड जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज रूल्स ले डाउन किए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन किए हैं, उन परमिट होल्डर्स को वो सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं ताकि वो किसी भी प्रकार के दंड को, पेनाल्टी को अवॉइड कर सके। एंड मोर ओवर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इन परमिट्स के लिए कुछ मिनिमल अमाउंट के फीस भी प्रिस्क्राइब करती है और इन फीस को पे करना होता है किसी भी कलेक्शन या फिर ट्रांसपोर्टेशन के बिगिन होने से पहले। नेक्स्ट रूल जो ले डाउन किया गया है वो बात करता है डिमार्केशन एंड सर्विलांस की। तो ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो फॉरेस्ट की बाउंड्री को मार्क करते हैं, उनका सर्वे करते हैं। एंड जो इसका पर्पस होता है ये वो होता है कि किसी भी टाइप की इलीगल कटिंग या फिर एनक्रोचमेंट या फिर किसी भी प्रकार का जो ट्रेसपासिंग है वो ना हो सके, उन सब सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव इज एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो जो राज्य सरकारें हैं वो नए पेड़ लगाने और क्षतिग्रस्त वनों को पुनः बहाल करने के लिए तमाम तरीके के कार्यक्रम चलाती है, तमाम तरीके के प्रोग्राम्स को रन करती हैं। और इसके लिए वो जो परमिट फीस से जो भी प्राप्त धन होता है या फिर कई टाइप की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे कि कैंपा और ग्रीन इंडिया मिशन, इसका वो उपयोग करती हैं। अगर हम बात करते हैं कैंपा की, तो कैंपा का फुल फॉर्म होता है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। जब भी कोई बिजनेस या फिर वेलफेयर के पर्पस के लिए किसी भी फॉरेस्ट को काटा जाता है तो उसकी भरपाई के लिए कंपनियों से पैसा लिया जाता है और ये जो पैसा होता है उसको कैंपा फंड में जमा किया जाता है जिसका उपयोग नए पेड़ लगाने में किया जाता है। एंड सिमिलरली जो ग्रीन इंडिया मिशन है वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, एक योजना है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वनों की संख्या बढ़ाने पर केंद्रित है। लास्टली जो रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाती है फॉरेस्ट के नियंत्रण के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए या फिर उनको संरक्षित करने के लिए, उनका जो बेस होता है वो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। और ये कानून स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो फॉरेस्ट को सेफ रखे, किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ को रोके और एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट प्रमोट करे। मतलब कि जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उनका एक तरह से सस्टेनेबल यूज़ हो ताकि इन्वायरमेंट भी बचे और लोकल जो उनके पीपल हैं उनको भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद लॉ वीटा। थैंक यू।